हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और हम इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, प्रीएम्बल क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, डीपीएसपी क्या है। और आज हम डिस्कस करें यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। ये हम आज यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। प्रेसिडेंट का एक पार्ट जो है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट में हम बचे हुए 30 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब इस सीरीज में हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, जिससे जो भी बच्चे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये आइडिया आ सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये सीरीज किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो जो बच्चों ने पॉलिटी पढ़ लिया है प्लस जिन्होंने नहीं पढ़ा है, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों ने पॉलिटी पढ़ लिया है उसके बाद वो इस एमसीक्यू सीरीज को करेंगे, तो उनको ये बेनिफिट होगा कि उन्होंने जो पढ़ा है उस पे ये समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा, जो बच्चों ने अभी नहीं पढ़ा है वो इस सीरीज को देखेंगे तो भी उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि जब वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ये सीरीज देखने के बाद, जब भी वो पॉलिटी पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। ऑलरेडी 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, लास्ट 30 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंप्राइजेस ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन करता है, उसको इलेक्ट करता है, उसमें कौन कौन होता है। पहला है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ये सही है। दूसरा है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये गलत है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द ऑल द स्टेट, तो ये सही है। और फोर्थ ऑप्शन है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो अब आपको क्वेश्चन पूछा है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो ऑप्शंस क्या है, ए बी सी डी, इसमें से कौन सा हमारा सही है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2003 में भी हुआ है, फिर 2004 में भी हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी फिल्ड अप विद इन हाउ मेनी डेज। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होती है, अगर उसकी पोजीशन वैकेंट हो जाती है, ऑफिस वैकेंट हो जाता है, तो वो कितने दिन में फिल हो जानी चाहिए। ऑप्शन ए 90 डेज, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 1 ईयर, ऑप्शन डी विद इन द पीरियड डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विद इन द 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ के अंदर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन है वो भर जानी चाहिए। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट वैकेंट रहता है तो उसकी जगह कौन एक्ट करता है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे, वो एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। हु हैज द राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। किसका राइट है कि वो एडवाइजरी ओपिनियन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे। मतलब कि किस पर्सन का राइट होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है अगर लॉ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उसके माइंड में आता है तो इसमें कौन है, पहला है प्राइम मिनिस्टर, बी है प्रेसिडेंट, सी है एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट, और डी है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जो है वो एडवाइजरी ओपिनियन ले सकता है या एडवाइस ले सकता है। कोई भी मैटर उसको लगता है कि ये लॉ से रिलेटेड है या नहीं है, ये मुझे पूछना है, मैं किससे पूछूं, तो वो प्रेसिडेंट किससे पूछ सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पूछ सकता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। द सिंगल इंस्टेंस ऑफ द यूनानिमस इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो फॉर वाज द इलेक्शन ऑफ। अभी तक का ऐसा कौन सा इलेक्शन हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जिसमें यूनानिमस इलेक्शन हुआ है, मतलब एक तरफा वोटिंग की गई है एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए। तो ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है जाकिर हुसैन,
एंड ऑप्शन डी है नीलम संजीवा रेड्डी। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, नीलम संजीवा रेड्डी के लिए यूनानिमस सिलेक्शन हुआ था और वो इसको जीते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं? ऑप्शन ए वाइस चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन बी सेकंड चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, थर्ड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 and 3 ओनली। क्यों? क्योंकि वाइस चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन जो है वो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं करते हैं। पहली बात तो अभी प्लानिंग कमीशन जो है उसको रिप्लेस कर दिया है किसने? नीति आयोग ने। ठीक है, जो भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं उनको नीति आयोग का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है और इसके चेयरमैन कौन होते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं इसमें पूछती हूँ आप जरूर उसका आंसर दीजिए, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। जिन बच्चों को नीति आयोग का फुल फॉर्म पता नहीं है तो वो गूगल पे सर्च करके देखे, तो उससे भी क्या होगा? आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। क्लियर? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 2 and 3 करेक्ट आंसर है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन और जितने भी यूटीज है उनका एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 35। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। हु अमंग द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड टू डिक्लेयर अ जियोग्राफिकल एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर किसको दी गई है कि वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गवर्नर, ऑप्शन बी चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो किसी एरिया को शेड्यूल एरिया या शेड्यूल कास्ट एरिया या शेड्यूल ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही उसको ऐसा पावर मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डज नॉट लीड द नेशन, दिस डिक्टम अप्लाइज ऑन होम ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, वो नेशन को रिप्रेजेंट तो करता है पर नेशन को लीड नहीं करता है, ये किसके लिए अप्लाई होता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे लीडर, हमारे नेशन को रिप्रेजेंट तो करते हैं लेकिन लीड नहीं करते। लीड कौन करता है? इसको पीएम लीड करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? किसके पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का मोशन इनिशिएट कर सके? ऑप्शंस है, ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये हमने पहले वाले पार्ट में भी डिस्कस किया है कि ये जो पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करने की वो दोनों हाउसेस के पास है। कोई से भी हाउस से आप क्या कर सकते हैं? इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ 1/4 मेंबर जो है अगर उसको साइन कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है? 14 डेज का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को कि इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद दोनों हाउसेस से 2/3 मेजोरिटी से प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए और फिर प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या हो जाता है? इम्पीच हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। द कॉन्स्टिट्यूशन अथॉराइज द प्रेसिडेंट to make provision for the discharge of duties of the governor in extraordinary circumstances under the, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने प्रेसिडेंट को ऑथराइज किया है कि वो प्रोविजंस बना सकते हैं कि कैसे गवर्नर को अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करनी है इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। मतलब प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो गवर्नर की ड्यूटी डिसाइड कर सकता है इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 160, ऑप्शन बी है आर्टिकल 162, ऑप्शन सी है आर्टिकल 165 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 310। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 160 में मेंशन किया गया है कि प्रेसिडेंट को पावर है कि वो गवर्नर की ड्यूटी डिसाइड कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, इसमें से प्रेरोगेटिव का मतलब देखो आपको पता होना चाहिए स्पेशल राइट। अब नीचे ऑप्शंस दिए उसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा स्पेशल राइट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं है। तो ऑप्शंस हैं,
ए रिटर्निंग एन ऑर्डिनरी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, तो ये राइट तो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। दूसरा, रिटर्निंग अ फाइनेंस बिल फॉर दी रिकंसिडरेशन, ठीक है। तीसरा, ये राइट वैसे नहीं है। तीसरा, डिसॉल्विंग द लोकसभा, ये राइट भी है। डी ऑप्शन, अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, ये भी है। तो ए सी डी ये तीनों राइट्स तो हैं, लेकिन जो फाइनेंस बिल होता है उसको वो रिटर्न नहीं कर सकता रिकंसिडरेशन के लिए, ना ही मनी बिल को रिटर्न कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि प्रेसिडेंट पहले ही प्रेसिडेंट से प्रायर परमिशन ले ली जाती है इन दोनों बिलों के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 गिवन बिलो आर दी टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। असर्शन है पहला, द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, एकदम सही है। पार्लियामेंट के तीन पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड थर्ड वन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। रीजन, अ बिल पास्ड बाय द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखो, जो बिल पास किया जाता है दो हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से, वो बाद में किसके पास साइन होने के लिए जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वैसे तो ये असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, जो प्रेसिडेंट है उसको किसके वायलेशन के ग्राउंड पर इम्पीच किया जा सकता है? ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड ऑप्शन डी द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो कौन इम्पीच कर सकता है? दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट को क्या कर सकते हैं? इम्पीच कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रिलिक ऑफ, जो पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जिससे वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है, वो किसके पास किस एक्ट से ली गई है? ठीक है। तो ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, चौथा ऑप्शन है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसी में पावर दी गई थी वाइस रॉय को कि वो एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। अच्छा, 1909 आपको पता होगा, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म जिसमें कम्युनल इलेक्टोरेट की बात की गई थी। 1990 मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म है जिसमें प्रोविंशियल डायरार्की आई थी, ठीक है, प्रोविंशियल डायरार्की आई थी, जिसको जज करने के लिए कौन आया था? साइमन कमीशन आया था। और इंडिपेंडेंस एक्ट तो आपको पता है पार्टीशन हो गया था। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 44, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड विथ, जो सारी एग्जीक्यूटिव पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो किसको दी गई है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो किसके पास ये पावर है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसी के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई एज टू विच कास्ट शैल बी डीम्ड टू बी शेड्यूल कास्ट रेस्ट विद द फॉलोइंग, ये जो अथॉरिटी है पर्टिकुलर कास्ट को शेड्यूल कास्ट बनाने की, ये किसके हाथ में है? ऑप्शन ए कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कमीशन क्या करता है? एग्जामिन करता है कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या चीजें उनको मिलनी चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर कास्ट शेड्यूल कास्ट में आती है, शेड्यूल ट्राइब में आती है, ये डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पर्सन हु ऑक्यूपाइड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब आपको इसमें प्रेसिडेंट पता होना चाहिए, पहले कौन से बने थे, दूसरे कौन से बने थे, तीसरे कौन से बने थे, तो वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग लगाना है। तो देखो, पहला और दूसरा तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अब दूसरा और तीसरे में आपको देखना है, तो राजेंद्र प्रसाद ये तो सही है, दूसरे एस राधा कृष्णन थे, ये भी सही है। अब थर्ड कौन से थे? वीवी गिरी थे या जाकिर हुसैन थे? ये इंपॉर्टेंट है।
तो हमको पता होना चाहिए थर्ड कौन से थे, जाकिर हुसैन थे, और फोर्थ कौन से थे, वीवी गिरी। अब इनका टाइम पीरियड भी मैं बता देती हूँ आपको। जो प्रेसिडेंट ऑफ राजेंद्र प्रसाद थे वो 52 से 62 के बीच में थे, और जो एस राधाकृष्णन थे वो 62 से 67 के बीच में थे। फिर उसके बाद जो आए थे जाकिर हुसैन, वो थे 67 से 69 के बीच में, और उसके बाद आए थे हमारे वीवी गिरी, वो कब थे, 69 में थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है वीवी गिरी के बाद हिदायतुल्लाह आए थे 69 में, फिर वापस से वीवी गिरी आए थे 69 में ही। ठीक है, 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते 69 में, कौन, वीवी गिरी, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय, जो इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, वो कौन कंडक्ट करता है? ऑप्शन ए स्पीकर ऑफ द लोकसभा, गलत है। ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है द मिनिस्टर फॉर द पार्लियामेंट्री अफेयर्स, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सही है। आर्टिकल 324 के अंदर आता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये किस किस के इलेक्शन करता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन करता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करता है, लोकसभा के इलेक्शन करता है, राज्यसभा के इलेक्शन करता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48, असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है ए, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस नो लिटिगेशन कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट ऑफ द लॉ अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये सही बात है। रीजन, प्रेसिडेंट ऑफिस इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो गलत है। ठीक है, प्रेसिडेंट एक पावरफुल पोस्ट होती है, एक रिस्पेक्टेड पोस्ट होती है, इसलिए हम उसके ऊपर कोई कुछ भी लिटिगेशन नहीं इशू कर सकते। लेकिन प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ये तो गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। तो ए तो सही है, बट आर जो है वो फॉल्स है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Question number 49. In the event of a vacancy in the office of both the President and the Vice President of India, the person who performs the duty of the President is, मतलब क्वेश्चन है कि अगर प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है, वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है, तो उन दोनों के एब्सेंस में कौन है जो प्रेसिडेंट की ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा? तो ऑप्शन ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एंड ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो प्रेसिडेंट होता है पहले, तो अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो ड्यूटीज को परफॉर्म करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, it is the duty of the president of India to cause to be led before the parliament which of the following। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो ड्यूटी है प्रेसिडेंट की कि वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के सामने रखेगा, तो वो कौन कौन सी है? ऑप्शन 1 द रिकमेंडेशंस ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, मतलब यूनियन फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को रखेगा। दूसरा है रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। तीसरा है रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। चौथा है रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट। अब देखो ऑप्शन ए रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन फाइनेंस कमीशन, तो ये तो रखता है फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करता है और उसकी रिकमेंडेशन वो पार्लियामेंट के सामने रखता है। दूसरा रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये नहीं करता है वो। तीसरा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी रखता है। चौथा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो पार्लियामेंट के सामने रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिलेक्ट दी करेक्ट पूछा है, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा होता तो कौन सा ऑप्शन होता? 2 ओनली होता, लेकिन करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन है 1, 3 एंड 4, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यूपीएससी का क्वेश्चन है 2012 का, तो पीएससी और बाकी के जो एसएससी वाले एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो खत्म होता है। इसी के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में हम वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, जिससे मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रख सकूं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इसका रेगुलर अपडेट चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके अलावा अगर आपको
MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं 30 डेज की डे वाइज स्ट्रेटेजी लेकर आई हूँ, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं मेरे ही चैनल पर। मेरा चैनल का नाम है सिविल सिग्नल, ठीक है। और सिविल सिग्नल नाम से ही मेरा फेसबुक पेज पे, उसमें मैं रेगुलर अपडेट करती रहती हूँ, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको पॉलिटी का रिवीजन सीरीज देखना है, या तमिलनाडु की क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री की समरी वीडियोस देखना है, या फिर ज्योग्राफी के और सारे एनसीईआरटीज की समरीज देखनी है क्लास 6 to 10, तो ये सब आपको कहाँ मिल जाएगा, मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और प्लीज 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 अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे मैं इस सीरीज को और इस मोटिव को कंटिन्यू रख सकूं।